अप्रैल थीम की बात कर रहे हैं, अप्रैल कूल थीम की, और आपने कहा भी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस बदलाव से इम्पैक्ट होती हैं। पावर जनरेशन, पावर फाइनेंस, ग्रीन एनर्जी, इन सारी चीज़ों, इन सारे पहलुओं को देखें तो आपको लगता है कि जाहिर सी बात है इस शॉर्ट टर्म के लिए कुछ आपको नज़रिया बेहतर बनाना होगा आगे, अगर निवेशक आगे बढ़ना चाहते हैं तो। देखिए, अगर बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी तो सबसे पहले उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जिनकी कैपेसिटी खड़ी है। जस्ट आई मीन पावर प्लांट लगाने में 3 से 4 साल लगता है। कोल लिंकेज, इक्विपमेंट ऑर्डरिंग, रिले, टेस्टिंग, 3 से 4 साल लगता है। तो इस साल अगर समर अच्छी पड़ रही है तो किसको बेनिफिट होगा? जिनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हिंदुस्तान के अंदर पावर यूटिलिटीज़ के 2 प्रकार के तरीके होते हैं बेचने के। एक होता है पीपीए, जिसे हम बोलते हैं वह सरकार से या फिर राज्य सरकार से टाई अप कर लेती है, इतना पावर इतना प्राइस, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है मर्चेंट पावर। कुछ कंपनीज मार्केट में डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई पर बेचती हैं, वो कंपनियों में 10 से 15% होता है। तो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म मर्चेंट पावर कंपनी स्टॉक्स विल डू वेल, बिकॉज अगर बिजली की कीमतें ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा आती है, कीमतें बढ़ेंगी। कीमतों का बेनिफिट उनको मिलेगा जिनके पास मर्चेंट पावर ज़्यादा है। बिजली की ट्रेडिंग, जब बिजली की डिमांड ज़्यादा आएगी तो बिजली आपको खरीदनी पड़ेगी। अब बिजली कैसे खरीदेंगे? आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के अंदर आईएक्स करके एक स्टॉक है जो एक्सचेंज है, जो ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। अगर बिजली की डिमांड ज़्यादा आएगी तो आपको पावर की डिमांड ज़्यादा आएगी। जाहिर सी बात है, बिजली आप ट्रांसमिट कैसे करेंगे? तो ट्रांसमिशन के लिए आपको पावर की डिमांड ज़्यादा आएगी। अगर पावर ट्रांसमिशन की डिमांड ज़्यादा आएगी तो पावर के खंभों की डिमांड ज़्यादा आएगी। पावर के खंभे बनाने वाले कंपनियों में कौन है? केसी इंटरनेशनल होगी, वो खंभे बनाती है। उसके बाद इन पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग करने के लिए या तो बैंक्स फाइनेंस करेंगे या फिर पीएफसी आरएससी फाइनेंस करेंगी, उन पर ध्यान रखिए। फिर जब बिजली आपके घर में आती है तो ट्रांसफार्मर लगता है, तो कौन सी कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है, उस पर ध्यान रखिए। उसके बाद जब बिजली ट्रांसफार्मर से आपके घर में आती है, घर में मीटर लगता है, तो मीटर बनाने वाली कौन सी कंपनियाँ हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है और डिपेंड करता है कि आपकी समझ कहाँ पर है, तो आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है सर। अब बिना बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के बात नहीं बनेगी, पीएसयूज के बात नहीं बनेगी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बैंकिंग के अंदर रुके समय अच्छा है, खास करके प्राइवेट बैंक जो है उनके अंदर रुके समय अच्छा है। इसलिए अच्छा है बिकॉज तो सस्ते हैं, प्राइस टू बुक 2 टाइम्स के आसपास वह ट्रेड कर रहे हैं। एफआई वापस आएंगे तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बैंक्स की बुक इस समय क्लीन अप हो चुकी हैं और लार्ज बैंक्स आई थिंक आर ऑल्सो इन अ गुड प्लेस बिकॉज यील्ड्स हैव ऑल्सो कम डाउन। सो आई थिंक एक ट्रेड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में पीएसयू बैंक्स में रहेगा बिकॉज ऑफ यील्ड्स। मीडियम टर्म में मुझे लगता है लार्ज बैंक्स में रहेगा बिकॉज ऑफ फ्लोज। लॉन्ग टर्म के अंदर तो देखिए मुझे लगता है कि बैंक से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टॉक ज़्यादा बेटर करेंगे, सीएससी, डीएसएल, आईएफएल फाइनेंस, बिकॉज मुझे लगता है वो मल्टी ईयर थीम है सर। बिल्कुल सर। अब यहाँ से आपको चिंताएं क्या दिखती हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ें हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है ग्लोबली जिसको लेकर भारतीय बाजार थोड़ी निगाह रखेंगे या सतर्क नजर आएंगे? टैरिफ, देखिए अभी हम अज्यूम कर रहे हैं टैरिफ नहीं आएंगे, टैरिफ चेंजेस हो सकते हैं। अर्निंग्स अगर अच्छी नहीं आई तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर उछाल जो देखने को मिला था वो नीचे आ जाएगा। क्रूड $78 ना $80 से आकर के 69-70 हुआ, उसके बाद 75 वापस हो चुका है। क्रूड अगर $80 हो गया तो इन्फ्लेशन की सारी चिंता वापस आ जाएंगी, वी कैन किस गुड बाय टू अ रेट कट। तो जो भी अच्छा लग रहा है वो सारी की सारी चीज़ें अगर बदली तो वो नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। मार्केट में वैल्यूएशंस को लेकर के मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मार्केट का पीक आउट होता है जब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जब मार्केट के अंदर लेवरेज बहुत ज़्यादा होती है और कैश ऑफ अवेलेबिलिटी नहीं होती है या फिर नया बिजनेस नहीं हो रहा है, तो वैल्यूएशंस महंगी हैं मगर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। कैश अवेलेबल इस समय है, क्रेडिट कॉस्ट बंद नहीं हो रही है, एनपीएस सिस्टम के अंदर है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक्स को लेकर के प्रॉब्लम है। और जहाँ तक ग्रोथ है, ग्रोथ इस समय ठीक ठाक है, मतलब आपकी 7.5% 8% जीडीपी के 6.5 हो चुकी है, मगर वो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है सर। एक चीज़ और है कि भारतीय बाजारों में एक मैच्योरिटी हमें नजर आई है, एक ऐसी मैच्योरिटी जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कुछ चीजें भारतीय बाजार पहले से ही एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि एक दौर आता है कि पूरी तरह से हमें एक नेगेटिव रैली ही नजर आती है? कुछ भी, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है, आप इतने वक्त से बाजार को देखते आते हैं, क्या ऐसी चीज है जो भारतीय बाजारों को इस तरह से प्रेशर में ला देती है? भारतीय बाजारों की बात नहीं, किसी भी बाजार में आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर हम हमेशा इसलिए बोलते हैं मार्केट में शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी होती है, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स होती है। तेजी के अंदर तेजी, मंदी के अंदर मंदी। जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट की ऐसा मार्केट है जहाँ पर हायर, जितनी प्राइस ऊपर जाएगी उतनी डिमांड ज़्यादा आती है और जितनी प्राइस नीचे जाएगी उतनी ज़्यादा सेलिंग आती है। तो वो जो मंदी का माहौल आता है उससे पहले तेजी का माहौल था और फिर
मंदी का माहौल आएगा। मार्केट एक साइकिल होती है, धूप और छाया जिसे हम बोलते हैं, मार्केट में साइकिल आती है। बाकी चीज़ों के अंदर हम एग्जैजरेशन रिएक्शन नहीं देखते हैं, मार्केट के अंदर हम एग्जैजरेशन रिएक्शन देखते हैं। एक कमरे में इमेजिन करिए आप कई लोग बैठे और अचानक उस कमरे के अंदर कोई बोलता आग लग गई है, तो सब एक दरवाजे से बाहर निकलेंगे, भगदड़ मच जाएगी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब लोगों को लगता है कि करेक्शन आ गया, सब उसी छोटे दरवाजे से नहीं निकलेंगे। उसी प्रकार से एक कमरे के बाहर सब खड़े और मैं बोल दूंगा कमरे के अंदर एक बड़ी सोने का एक सोने की ईंट पड़ी है, तो उसी छोटे दरवाजे से सब घुसेंगे। वो होता है तेजी का मार्केट। दरवाज़ा तो एक ही है, मगर अचानक लोगों की संख्या जब ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे भगदड़ मच जाती है, जिसे हम नियर टर्म में कभी कभी तेजी के मार्केट में बोलते हैं एक्साइटमेंट, मंदी के मार्केट में बोलते हैं मायूसता। बिल्कुल सर, पिछली दफ़ा जब बात हो रही थी न्यू एज कंपनियों की, बिल्कुल आपकी रीडिंग सही बैठी। आईटी पे भी जिस तरह से आपने नज़रिया दिया वक्त वक्त पे, वो काफ़ी सटीक बैठी। अब ऐसा कौन सा सेक्टर आपकी निगाह में है? सीमेंट। पिछले 10 साल में सीमेंट की प्राइसेस 1% के आगर पे बढ़ी हैं। 1% कुछ नहीं है, मतलब 1% के आगर है कि अगर सीमेंट के प्राइसेस 2015 में 200 रुपया बोरी थे तो वह हर साल 1% बढ़े, जबकि मार्केट हमारी जीडीपी बढ़ गई है, हमारी इन्फ्लेशन इकोनॉमी बढ़ गई है, हमारी अर्निंग्स बढ़ गई है, रियल एस्टेट सेक्टर में दम है, सरकार इस समय काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग कर रही है। तो सीमेंट प्राइसेस इन लास्ट 10 ईयर्स हैव नॉट गॉन एनीवेयर। मुझे लगता है उसका समय आने वाला है। दूसरा, सीमेंट एक ऐसी कमोडिटी जिसमें टैरिफ की प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में सीमेंट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ना अमेरिका से सीमेंट आ सकता है, बिकॉज सीमेंट इज़ अ लोकल कमोडिटी, बिकॉज सीमेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। तो मुझे लग रहा है कि टैरिफ को लेकर के समस्या नहीं है। तीसरा, इस सेक्टर में कंसोलिडेशन हो चुका है, भयंकर कंसोलिडेशन। कुछ कंपनियां बिरला जी ने ग्रुप अक्वायर कर ली हैं, कुछ कंपनियां अडानी ने अक्वायर कर ली हैं, जो बची कुची है वो आपस में मिल करके एक थर्ड फ्रंट क्रिएट कर रही हैं, जैसे पॉलिटिक्स में हम सुनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सीमेंट के अंदर कंसोलिडेशन है, प्राइस कंफर्ट है, इकोनॉमी के अंदर अंडरलाइंग टोन ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे हैं और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। तो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर इफ यू आस्किंग मी फॉर अ सेक्टर, आई वुड से सीमेंट। ठीक है। जो सबसे अहम खबर आज के दिन में तैर रही है वो अरामको के निवेश को लेकर, हालांकि सोर्सेस के हवाले से ही है, रिफाइनरी में निवेश करने वाला है। इन सब देखिए, अरामको हैज़ ट्राइड अ लॉट इन द पास्ट टू कम टू इंडिया एंड थ्रू वेरियस मेजर्स। एक बार वो रिलायंस से काफ़ी एडवांस स्टेज में बात भी कर रहे थे, कई पीएसयूज से एडवांस स्टेज में बात कर रहे हैं। तो लेट्स वेट फॉर द न्यूज़। हम अगर कुछ बोलेंगे तो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो न्यूज़ आने दीजिए, फिर एनालाइज करेंगे, बिकॉज अभी भी हम कुछ भी बोलेंगे तो स्पेकुलेटिव है। अरामको को इंडिया आना है और इंडिया अरामको को चाहता है, किस तरीके से आएगा हमें वो नहीं पता, बिकॉज इनकी पुरानी बात रिलायंस से फेल हो चुकी है, कुछ और पीएसयूज कंपनी से बात हुई थी, वहाँ भी बातें फेल हो चुकी हैं। तो आई विल वेट फॉर द न्यूज़ रादर देन स्पेकुलेट ऑन द न्यूज़। ठीक है। फिर भी ओएमसीज पे अगर नजरिया, ओएमसीज मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये हमेशा ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फुल इनको लिबर्टी नहीं मिलती है प्राइस को लेकर के, और ये सिक्लिकल बिजनेसेस हैं, इनके अंदर प्राइसिंग पावर अगर आपके पास अगर आता है तो सरकार आपको ज़्यादा पैसा बनाने नहीं देती है, जहाँ आपके पास लंबा घाटा होता है सरकार आपको सब्सिडाइज कर सकती है। तो आप बिजनेस को एनालाइज करेंगे कि आप बिजनेस को एनालाइज करेंगे बिजनेस के अच्छे दिन क्या हैं। ABCD फैक्टर इज एट प्ले, बिजनेस के अच्छे दिन है। ABCD फैक्टर इज नॉट एट प्लेस, बिजनेस के खराब दिन है। पर जब एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पर लॉजिक नहीं कंपल्शन होता है, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पर आपको सरकार की तरफ देख करके अगला मूव समझना पड़ेगा, तो हम बिजनेस एक प्रकार का गुड टू हैव बिजनेस है, बट नॉट अ ग्रेट शेयर होल्डर बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से OMCs इंडिया में वही है। चलिए, एक सवाल, और ये सवाल मेरा नहीं है, दर्शकों का है, और खासतौर पे जो जेनजी दर्शक हैं वो बहुत सवाल पूछते हैं। उनका ये होता है कि इस बाजार में, मतलब उन्होंने शायद बहुत तेजी से कई सारी चीजें अनुभव की। कोविड के दौर में उन्होंने उसके बाद एक तरफा रैली देखी, बीच में एक हर्डल उन्होंने देखा, वो पूरी तरह से नेगेटिव था। तो उनको गुरु मंत्र क्या होगा? जेनजी अगर इन्वेस्टर्स को आपको गुरु मंत्र देना हो तो वो क्या होंगे? देखिए, मैं अपनी बड़ी ओपनली एडमिट करता हूँ दैट व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इज दैट आई प्रीच्ड अ लॉट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आई इम्प्लीमेंटेड इट लेट। काश मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल जो मैंने इन माई 20s में सीखा था अपने 20s में इम्प्लीमेंट करता, तो आज मेरी अंडरलाइंग वेल्थ जो होती बहुत अलग होती। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप 20s में हैं तो आई थिंक यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज द बेस्ट ऑफ इंडिया इज येट टू कम। एंड अगर आप 20s में हैं तो आपको अगले 25 से 30 साल का हाईवे मिलता है। तो इस समय इंडिया के अंदर कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हो रही कि अगला 10-15 साल इंडिया का बहुत अच्छा है। उसके अंदर अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे बिलीव करते हैं, अगर आप छोटा भी चालू करें तो 15-20 साल में 5,000 की एक SIP आपको लखपति और 20 साल में करोड़पति बना सकती है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप जितना जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, नॉट इनटू मार्केट्स, इनटू हैबिट्स ऑल्सो, रीडिंग हो गई
या फिर कोई एनालिसिस हो गया, या फिर पर्सनल हैबिट्स हो गई इंप्रूवमेंट की, तो आपको उसमें हमेशा बिलीव करना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग उल्टा भी चलती है। अगर आपकी कोई गंदी आदत है, आप अगर 20s में हैं, उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो बैकफायर करेगी। जैसे हम कहते हैं, एग्जांपल के तौर पर, मैं 40s में देखता हूँ कई मेरे दोस्त हैं, दे आर चेन स्मोकर्स, 15 से 20 सिगरेट रोज पीते हैं, हालांकि गंदी बात है, मगर जब उन्होंने शुरुआत करी थी अपने 20s में, एक से बात करी थी, दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच इज़ नॉट फेवरेबल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो पावर है, अच्छी जगह पे यूज़ करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो एग्जाम्पल है, वो खराब जगह में यूज़ ना करें, मैं तो यही बोलूँगा। बिल्कुल, तो ये गुरु मंत्र है, इसे गांठ बांध लीजिए और जीवन में जो है उतार चढ़ाव बाजार की तरह लगे रहेंगे, लेकिन बेसिक्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया करेंगे निकुंज सर, बहुत अच्छा लगा ये बातचीत करते हुए, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में आपसे हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तो ये था आज का निकुंज की नज़र अप्रैल कूल एडिशन। जी हाँ, और इस पूरी बातचीत को आप डिजिटल दुनिया में यूट्यूब पर भी रिविजिट कर